हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की जो भर्ती है उसके समान अध्ययन के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। साथ ही अगर आप बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा हिस्ट्री के हर दिन 100 क्वेश्चन सचिन सर की जो बुक है उससे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप एलटी की तैयारी या जीआईसी का पेपर या फिर केवीएस एनवीएस की का पेपर बायोलॉजी से देने जा रहे हैं तो मेरे द्वारा टॉपिक बाय टॉपिक इसी चैनल पर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आप उन्हें भी जरूर देखें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी साथ आया था। ये जो क्वेश्चन है जीआईसी में पूछा गया 2015 का पेपर है, जो 15 सितंबर 2015 को एग्जाम हुआ था। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अल बरूनी साथ आया था, यानी कि अल बरूनी जो एक लेखक था वो किसके साथ भारत आया था? गजनी के महमूद के साथ, या जिसे आप महमूद गजनवी कहते हैं, वो गजनी का रहने वाला था इसलिए उसे गजनी का महमूद कहा जाता है, या फिर मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गजनी के महमूद के साथ। अल बरूनी जो भारत आया था वो मोहम्मद गजनवी के साथ या गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। ये था कौन? तो ये एक फारसी लेखक था, धर्मज्ञ था, यानी कि धार्मिक चीज़ें भी लिखता था। इसकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पूछा जाता है कि अल बरूनी की किताब कौन सी है, तो एक बुक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किताब उल हिंद। और एक इसकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है तहकीक ए हिंद। दूसरी है तहकीक ए हिंद, ठीक है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ये 2 किताबें इसकी अल बरूनी की बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त महमूद गजनबी के दरबार में फिरदौसी और उलवी आदि विद्वान भी आए थे। अगर पूछा जाए फिरदौसी और उलवी किसके टाइम में आए थे, तो ये भी महमूद गजनबी के दरबार में आए थे, ठीक है। महमूद गजनबी 1009 से 1027 तक भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद के दरबारी इतिहासकार उलवी ने उसके आक्रमणों को जिहाद नाम दिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए महमूद के आक्रमणों को जिहाद नाम किसने दिया, तो उसका एक दरबारी इतिहासकार हुआ करता था उत्बी। इसने जो है इसे कहीं कहीं उलवी लिखा रहता है, कहीं कहीं उत्बी लिखा रहता है, ठीक है। इसने जो है इसे जिहाद नाम दिया है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था, क्योंकि इन्हीं 17 आक्रमणों में इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना था। आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने कौन से सन में आक्रमण किया और ये इसका कौन से नंबर का आक्रमण था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका जवाब देना। बाकी आपको बता दें, महमूद गजनवी टोटल 17 बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो सही जवाब अल बरूनी इसी के साथ जो है भारत आया था। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ले लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धौली स्थित है गंजाम में, चिल्का में, भुवनेश्वर में या जयपुर में? धौली नामक स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धौली जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में क्या कहें, भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर जो है एक हिल्स है जिसे धौली हिल्स के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए धौली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह दया नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा शहर की राजधानी भुवनेश्वर है। इस स्थान से अशोक के 14 शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई। धौली पहाड़ों को कलिंग युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। जो कलिंग का युद्ध था, जहाँ से अशोक ने लास्ट बार लड़ाई करी थी और उसके बाद इसने जो है युद्ध त्याग दिया था, वो इसी धौली पहाड़ियों को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाहियान भारत में आया था। फाहियान भारत में कब आया था? 349 AD,
374 AD, 384 AD या 399 AD? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 399 AD में फाहियान भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए, जैसे फाहियान हो गया, ह्वेनसोंग हो गया, ये सब भारत आए थे। डायमेकस हो गया। पूछा जाता है कि कौन किसके शासनकाल में आया, ये भी पूछा जाता है ना। तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसकी प्रसिद्ध रचना थी फो क्यों की। फो क्यों की, ये इसकी प्रसिद्ध रचना थी फाहियान की और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत, इसका जो यात्रा वृत्तांत है यही है, फोक क्योंकि में मध्य प्रदेश को ब्राह्मण का देश कहा। प्राचीन काल में बहुत सारे विद्वान जो है भारत आए, जैसे मैगस्थनीज आया। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया। लेकिन फाहियान किसके दरबार में आया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और मैगस्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश का नींव रखने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में मैगस्थनीज आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनियकस अशोक के दरबार में आया था। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सी यू की। ह्वेनसोंग की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? सी यू की। और फाहियान की पुस्तक क्या थी? फो क्यू की। फो क्यू की, ये फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध से लड़ता हुआ मारा गया? युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, यानी कि वो पहला सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, वो कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये पानीपत की लड़ाई लड़ रहा था 1526 ईस्वी में। पानीपत की लड़ाई में इसकी जो है बाबर से जब ये युद्ध कर रहा था, उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ठीक है, यह पहला सुल्तान था जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस बात को इतिहासकार नियामतुल्लाह द्वारा भी कहा गया। अगर पूछा जाए कि ऑप्शन में जो बहलोल लोदी दिया है ये कौन था, तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और इसने जो है सिकंदर लोदी कौन था, तो ये 504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। बाकी देखें, बहलोल लोदी इसने लोदी वंश की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी जो था ये 1451 से लेके 1489 तक, मतलब 1851 से लेके 1451 से लेके 1489 तक शासन किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी कौन था, तो ये आगरा का स्थापना करने वाला राजा था। इसी ने आगरा शहर को बसाया था और इसने बहलोल लोदी के बाद यही था, ये बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। यानी 1489 से 1517 यानी कि 1517 तक ये शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेके 1316 तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा, क्या नाम था उसका, इसके लिए एक प्रसिद्ध मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें दिखाया है कि किस तरह ये जो है जलालुद्दीन खिलजी को मारकर जो है गद्दी पर बैठता है, ये वही है अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। अगर पूछा जाए वो कौन सा युद्ध था, तो वो पानीपत का युद्ध था, जिसमें ये बाबर के साथ युद्ध कर रहा था। पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और चंदेली का युद्ध, ऐसे करके बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ, 4 या 5 युद्ध जो वो किया था, उसमें से एक पानीपत का युद्ध था। ये इब्राहिम लोदी के साथ था और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और मारा गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबर के युद्ध को याद करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। बाबर भारत आया, खाना खाया, पानी पिया, सॉरी, एक मिनट, पानी होगा ना, पानी, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ये 4 युद्ध बाबर के हैं और इसने क्रम से ही लड़ा है। ठीक है, बाबर
आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक, इससे आप याद कर लीजिए 1525 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में घाघरा का युद्ध और 1529-30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ये इसने लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी, ये याद करने का एक ट्रिक था, दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित है, छोटा नागपुर के, गुजरात से, बंगाल के या असम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से। कोलीय विद्रोह हुआ कब था? तो 1824 में कोलीय विद्रोह हुआ था। यह पश्चिमी घाट और कच्छ के सीमावर्ती भाग से संबंधित है। कोलीय है कौन? तो कोलीय एक जनजाति है। इनके द्वारा जो है स्थानीय दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे ये लोग, और अंग्रेज के शासन स्थापित करने के पश्चात दुर्गों का महत्व समाप्त हो गया, जिससे ये बेकार हो गए, यानी कि बेरोजगार हो गए। इससे जो है इन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह छेड़ दिया था और इसी को कोलीय विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगर पूछा जाए छोटा नागपुर में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो सबसे प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था वो कोल विद्रोह हुआ था। ठीक, कोल विद्रोह। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोलीय विद्रोह है। कोलीय विद्रोह जो है ये गुजरात में हुआ था। कोलीय विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, कोलीय विद्रोह को ही कोली विद्रोह भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको कोली विद्रोह भी लिखता है, कोलीय विद्रोह को। और जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था ये कोल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? कोल विद्रोह। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, कोल विद्रोह जो है ये 1855-56 में हुआ था। 1855 से 56 में ये कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और बंगाल के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध, सॉरी, कोल विद्रोह 1855 में नहीं हुआ था, सॉरी, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, 1831-32 में हुआ था। ठीक है, 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। और बंगाल में एक बहुत फेमस विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। ये हुआ था 1855-56 में, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, ये हुआ था 1855-56 में संथाल विद्रोह। ठीक है, और असम में कह लें तो यहाँ, सॉरी, बंगाल में नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये सब भी देखने को मिले थे। ठीक है, और बाकी कोल विद्रोह या कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। और कोली विद्रोह या जिसे कोलीय विद्रोह कहते हैं वो कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो किस लिए हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। गुजरात में एक दुर्ग था, उसी का जो है रक्षा का कार्य ये कोलीय जनजाति के लोग किया करते थे। तो जब ये दुर्ग, मतलब अंग्रेजी शासन आया तो ये दुर्ग का महत्व समाप्त हो गया, तो उनकी जो रक्षा करने का जो उन्हें पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो गया, यानी कि ये बेरोजगार हो गए। तब इन्होंने उसी के विरोध में जो है ये विद्रोह कर दिया था। अगर पूछा जाए इस विद्रोह के नेता कौन थे, सबसे बड़ी बात है हर विद्रोह का नेता पूछा जाता है। इस विद्रोह के नेता थे भाऊ सारे। कौन थे? भाऊ सरे इस विद्रोह के नेता हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र तो रांची है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन ये बिरसा मुंडा थे कौन? तो आपको बता दें बिरसा मुंडा आदिवासी नेता थे और ये मुंडा जनजाति से संबंधित थे। बिरसा मुंडा बहुत प्रसिद्ध लड़ाई लड़े थे, ये भी इन्होंने बहुत प्रसिद्ध विद्रोह किया था जिसका नाम मुंडा विद्रोह है, या इसी को उलन गुलान विद्रोह या फिर इसे जो है उलन गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा को ही उलन गुलान के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा किए गए विद्रोह को उलन गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपसे एक एग्जाम में मैंने देखा था कि उलन गुलान का मतलब पूछ लिया था। तो उलन गुलान का मतलब होता है महान हलचल, महान हलचल, 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 उलन गुलान। और इनके विद्रोह को कहा गया उल गुलन। इनको नाम दिया गया उलन गुलान और इनके विद्रोह को नाम दिया गया उल गुलन। उल गुलन का मतलब होता है महाविद्रोही। ये विद्रोह चला कब? तो यह विद्रोह 1893 से 1900 के बीच इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो 1898 से 1900 के बीच जो है ये विद्रोह जो है वो चला था। ठीक है, हो सकता है यहाँ से इसकी जो है फूक पड़ी रही हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिषेक सर द्वारा इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। आप लोग उस क्लास को देखिए, वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और ये जो मुंडा विद्रोह वगैरह है ये सब भी हिस्ट्री के टॉपिक में उन्होंने बहुत अच्छे से करा है एनसीईआरटी वाले बैच में, तो वो आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक,
नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम में है। लेकिन क्या सिक्किम में और भी दर्रे हैं? तो हाँ, सिक्किम में एक और दर्रा है जिसे जिलेपला दर्रा कहा जाता है। हो सकता है अगले एग्जाम में नाथुला ना पूछ के जिलेपला पूछ ले। तो जिलेपला कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में है। ठीक है। बाकी बात करें जम्मू कश्मीर में, जो जिला पीर पंजाल तो है ही, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल के साथ चांगला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में चांगला दर्रा। और एक बहुत फेमस पहाड़ी है यहाँ की, काराकोरम, और उसी के नाम पे यहाँ पे एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो नीति माना और लेपू लेक, नीति माना, लेपू लेक, थांगला थांगला, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सिप किला रोहतांग, और एक और पूछता है हिमाचल प्रदेश से, बारालाचा ला, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ ये आप कहीं अलग जो है लिख सकते हैं। ठीक है। नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है, और जो जिला पीर पंजाल, इसके साथ साथ काराकोरम, चांगला, बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर में है। लेपू लेक, नीति माना, थांगला, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और सिप किला रोहतांग, कालिंदी, बारालाचा, जलोरी, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कोटला, बदरपुर, भद्रा, कुंडकुलम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंडकुलम। तमिलनाडु राज्य के तिरुवंतवेली जिले में स्थित कुंडकुलम नामक स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो परमाणु शक्ति मतलब बना है, परमाणु शक्ति स्टेशन, वह किसके सहयोग से बना है? तो वह बना है रूस के सहयोग से। देखिए परमाणु शक्ति से इसके पहले वाले, जो हम लोग इसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसके एक साल पहले 2016 का, तो उसमें भी परमाणु शक्ति से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन से राज्य में कौन सी परमाणु स्टेशन पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है। ठीक है। पिछले साल जो मिला था, मतलब इसके बाद जो मिला था 2016 में, वो मैच कराने के लिए मिल गया था। और इस बार इस तरह से पूछ लिया कि कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडकुलम। कुंडकुलम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। और यहाँ पे जो परमाणु शक्ति स्टेशन बना था वह रूस के सहयोग से बना था। बाकी महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के रावणभाटा, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, और गुजरात में काकापारा, ये जो है परमाणु शक्ति स्टेशन है। बाकी इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको, जब इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा रहा होगा, तो उसमें भी परमाणु शक्ति स्टेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या आपने देखा था? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा था तो इसी चैनल पे जाइए और वो भी क्वेश्चन देखिए। वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन जो है हमेशा उठाता है। ठीक है। वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। आपके दिमाग में आएगा क्या ब्रिटेन, जर्मनी और इटली खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं है? तो आपको बता दें ये तीनों भी हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं पूर्णतः नहीं है, आंशिक हैं। लेकिन फ्रांस जो है इतना ज़्यादा विकसित है, इतना ज़्यादा मतलब खाद्यान्न में अपने मतलब आत्मनिर्भर है कि यहाँ अधिकांश जो जनसंख्या वो नगरीय है, लेकिन इसके बाद भी ये कृषि प्रधान देश है। इसे किसानों का देश कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत बृहद स्तर पे होती है। यहाँ पे जो एक नदी है शीन नदी, कौन सी नदी है? सीन नदी बेसिन के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो ये मतलब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने की वजह से इसको एक अलग से नाम मिला है, वाइन यार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। वाइन यार्ड की इसको उपमा मिली है क्योंकि यह खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। इसके साथ साथ अगर बात करें फल और सब्जी में कौन सा देश आत्मनिर्भर है, तो यूरोप का एक देश है स्पेन, ये फल और सब्जी के मामले में आत्मनिर्भर है। अगर बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड ये भी यूरोप का ही देश है नीदरलैंड। यहाँ पे सटीक खेती और उच्च उपज के लिए ये फेमस है। ठीक है, नीदरलैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, यूरोप के 4 राजधानी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, यानी कि वो कौन सी नदी है जो यूरोप के 4 राजधानी से होकर प्रवाहित होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेन्यूब नदी। कौन सी हो जाएगी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यहाँ से भी पूछा जाएगा कि डेन्यूब नदी कहाँ से, मतलब कहाँ पे गिरती है, तो यह ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, ब्लैक सी कहाँ है? तो यूरोप में है। यह यूरोप की 4 प्रमुख राजधानियों से होकर निकलती है। कौन सी राजधानी है? तो एक राजधानी है बुखारा पेस्ट। बुखारा पेस्ट किसकी राजधानी है? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? तो बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। उसके बाद है बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए बेलग्रेड कहाँ की है। बेलग्रेड ये है पूर्व यूग्लोस्लोविया की। पूर्व यूग्लोस्लोविया की। उसके बाद है बुडापेस्ट। यहाँ से बुडापेस्ट से ना एक एग्ज़ाम, क्या किस चीज़ का एग्ज़ाम हुआ था याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा था कि बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है, यही पूछ लिया था। तो बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। कहाँ की है? हंगरी की राजधानी। उसके बाद वियना। वियना से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुदापेस्ट और वियना, इन 4 राज्यों से जो है, राज्य की राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी जो है वो बहती है। ठीक है, या यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे डेन्यूब नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है? वोल्गा है। जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। विश्व में सबसे अधिक व्यापार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडम यानी नीदरलैंड पर स्थित है। ठीक, अगर पूछा जाए डेन्यूब नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और वोल्गा के बाद दूसरे नंबर पे कौन से? डेन्यूब है। ठीक, और यह किन किन राज्यों से होकर राजधानियों से बहती है? बुखारेस्ट, बुदापेस्ट, बेलग्रेड और वियना, इन 4 से होकर बहती है। बुखारेस्ट किसकी है? रोमानिया की। बेलग्रेड किसकी है? पूर्व यूगोस्लोविया की। और बुदापेस्ट किसकी? हंगरी की। और वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है किम्बरले। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के बिटवाटरेसन क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग। इसे स्वर्ण नगरी की उपमा भी दी गई है। अगर पूछा जाए स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका का ही एक शहर है जोहान्सबर्ग। ठीक है, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? फरूखी अली अहमद, बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब आई होप आप सभी को पता होगा। बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीनों ही भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। फरूखुद्दीन अली अहमद जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी अगर और राष्ट्रपतियों की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उनके बाद आए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये बिहार से संबंधित है। उसके बाद बीवी गिरी, GS पाठक, BD जत्ती, M हिदायत उल्ला, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, RK नारायण, कृष्णकांत शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? तो राधा कृष्णन है। वर्तमान में भी CP राधाकृष्णन है। कौन है? CP राधाकृष्णन। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 2025 में बने हैं। ठीक है, बाकी ये जो हैं फरूखुद्दीन अली अहमद, ये कौन थे? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, बल्कि ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कब किए थे? 1974 में, 1974 में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक बलों का, या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। भारत में राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्य और संघ
संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसमें बताया गया? यह आर्टिकल 80 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 80 में। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, कितने? 245 सदस्य हैं। इसमें 229 सदस्य 229 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 जो है संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है, तो इनकी जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। और राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो कभी विघटित नहीं होती है। अगर पूछा जाए क्या राज्यसभा विघटित होती है, तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बाकी इनका कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। जैसे कोई आज ज्वाइन किया, कोई 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो जैसे कैसे, अब देखिए जब 1/3 प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं तो वो कैसे होतेंगे? जैसे मान लीजिए 2017 में किसी ने ज्वाइन किया, ठीक, फिर इसने 18 में करा, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। यहाँ इसके 6 साल पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 साल इसके पूरे हो रहे हैं। लेकिन किसी ने 19 में करा तो उसके 2 साल बाद पूरे होंगे। तो इस तरह से 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, बहुत इजी है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर यहाँ पे अस्थायी नहीं लिखा हो तो आप अस्थायी मानकर ही चलेंगे, लेकिन अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो संविधान सभा का टोटल बैठक 3 बार हुआ था। कितनी बार? 3 बार। पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि इन्हें निर्वाचित नहीं किया गया था, ये चुनकर नहीं आए थे। ठीक है, और बाकी अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता बाबा साहब के बारे में। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और M.K. मुंशी कौन थे, तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके पहले के जब हम लोग 2017 का क्वेश्चन, 16 का नहीं, 16 से पहले का, जब एक दिन पहले का डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन हमको मिला था भीमराव अंबेडकर से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित। तो देख लीजिए, संविधान सभा से भी क्वेश्चन लगभग सालों में पूछे ही गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय या शिक्षा संस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र प्रदेश। आधुनिक युग में स्वतंत्र प्रदेश, जिसे आप मीडिया के नाम से जानते हैं, ये जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व है या जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस जो है ये प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है। व्यवस्था की समस्याओं, मुद्दों, तनाव, द्वंद्वों, सवालों और रेखांकित करने में प्रेस की भूमिका होती है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती है। अगर पूछा जाए लोकतंत्र की रीढ़ किसे कही जाती है, तो प्रेस को जो है लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती है। ठीक है, ऐसे से एक क्वेश्चन आपको और एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पूछा जाता है कि भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो भारत में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को में मीडिया को ही रखा जाता है। किसको? मीडिया को ही रखा जाता है। मीडिया जो है भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बाकी 3 कौन सा है, तो विधायिका, कार्यपालिका और नगरपालिका। इन तीनों के अलावा चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को ही रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकसित भारत के 4 स्तंभ और भी हैं। अगर पूछा जाए विकसित भारत के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो विकसित भारत के 4 स्तंभ है गरीब किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण। ये करंट से संबंधित है। विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण। वहीं लोकतंत्र के 4 स्तंभ तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में बाद में शामिल किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन,
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है? भारत के राष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था दी गई है, या केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था में के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करने का जो है वो कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? ये देखिए 2015 का पूछा, 15 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उस समय जो था वो था मैसूर था, लेकिन वर्तमान में जो है स्वच्छ रैंकिंग की श्रेणी में 2021 से ही इंदौर लगातार है। ठीक है, लगातार इंदौर ही है और वर्तमान में इंदौर ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सूरत है। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? बीजापुर, पौंडीचेरी, दुर्गापुर या चेन्नई? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से पुडुचेरी कहा जाता है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को 100 स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रथम नामांकन भेजा था। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन का गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। क्या? स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें पहला नामांकन किसने भेजा था? तो इसने सबसे पहला नामांकन पुडुचेरी भेजा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? 2015 का क्वेश्चन है और उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। इसका जो सही जवाब था वो इस समय बी और सी दोनों था कि डेल स्टेन और जेम्स एडरसन दोनों ही था। लेकिन वर्तमान 2025 में पूछ लिया जाए कि 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहम्मद सिराज। देखिए मैं करंट का क्वेश्चन ना आज से रिलेट करके पढ़ाऊंगी, जिससे जो है आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा उठा के दे दे तो आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, जो है ये मोहम्मद सिराज ये भारत के ही क्रिकेटर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच में शाही होप को आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिससे उन्होंने जिम्बाब्वे के बैसलिंग जो जिम्बाब्वे का एक प्लेयर था बैसलिंग मुजरवनी को पीछे हटाया, मुजरवनी को पीछे करके अपने नाम या रिकॉर्ड कर लिया मोहम्मद सिराज ने। ठीक है, किसने किया? मोहम्मद सिराज ने। सिराज के पास और भी रिकॉर्ड हैं, जैसे WTC यानी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने आतंकवादी संगठन इस्लामी स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? अब देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था। उस समय का इसका सही जवाब इराक था। इस समय करंट में कौन कौन से देश हैं? इस समय करंट में आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल के अलावा यूक्रेन, जहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस समय करंट में आपसे जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए मुझे कमेंट में कोई जसप्रीत बुमराह का नाम कर रहा है, जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 5 विकेट लेके अपने नाम ये किया है। तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा क्या जो मैंने बताया वो सही है या जसप्रीत बुमराह है। किसी को अगर कंफर्म पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट, ये तो हो गया इराक ने जो है 115 लोगों को मार डाला। अगला क्वेश्चन, 2014 के भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव क्या था? अब ये 2014 का क्वेश्चन था तो उस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन सी था, विदेशी वाणिज्य उधारी। लेकिन अगर 2025 में ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या मार्क करके आएंगे? तो 2025 में जो है अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग की ऋण जो है ये बहुत ज़्यादा भारत में सबसे बड़ा विदेशी ऋण हो गया। कौन सा? अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग का ऋण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? श्रमेव जयते, BV गिरी, वीर सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 16 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से। श्रमेव जयते, और इसका पूर्ण नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार लाना और श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
इसी के साथ साथ इसमें एक श्रम पोर्टल सुविधा भी लॉन्च की गई और लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को भी प्रारंभ किया गया। श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानूनों की जानकारी दी जाती है। ठीक, और ये किससे जुड़ा है, इसका पूरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, बीबी गिरी संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वीर सावरकर कौन थे, वीर सावरकर के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लाल बहादुर शास्त्री, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अगर बात करें तो 1964 से 1966 तक इन्होंने अपनी सेवा दी और ये मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत भूमिका निभाई थी। लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जय जवान जय किसान किसका नारा है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है, इनके बचपन का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव हुआ करता था और ये एक शिक्षक थे। ठीक है, बाद में इन्होंने काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि धारण की, उसके बाद इनका जो नाम है वो लाल बहादुर शास्त्री हो गया। कि वीर सावरकर ये इस समय करंट में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने 2025 में वीर सावरकर को क्या कहते हैं, भारत रत्न देने की बात की। बाकी वीर सावरकर को ही शिवसेना के द्वारा 2017 में भी भारत रत्न देने की बात की गई थी। 2003 में वीर सावरकर जी के जो चित्र का अनावरण है वो भारत के संसद में किया गया था। ये जो है करंट में भी मुद्दा, मतलब इनके जो है बहस का एक मुद्दा है। ठीक है, और ये कौन थे, तो ये जो क्रांतिकारी नेता थे और हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनको भारत रत्न देने की बात किसने की, तो 2017 में शिवसेना ने और 2025 में उद्धव ठाकरे ने फिर से इन्हें भारत रत्न देने की बात जो है वो उठाई है वीर सावरकर जी की। ठीक है, इनके नाम पे कोई फिल्म भी आई है, विनायक दामोदर दास सावरकर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1800, यहाँ से भी अगर हम आपको बता दें, इनका जन्म जो है 1883 से हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके इनके ऊपर कोई मूवी भी लॉन्च हुई है, उसका ट्रेलर आया हुआ है, मैंने थोड़ा सा देखा था। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि वो कौन सी मूवी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया गया, सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर या कोयला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भारत के कोर उद्योग में निर्देशित नहीं किया। बाकी बात करें भारत का कोर उद्योग, तो इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे उद्योग जो है वो शामिल है। इसमें प्रमुख 8 कोर उद्योग शामिल है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 8 कोर उद्योग जो है ये इसमें शामिल है। ठीक है, कोयला है, इसमें गैर कोकिंग कोयले का उत्पादन शामिल है। कच्चा तेल है तो कुल कच्चे तेल का उत्पादन इसमें शामिल है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक में जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे उर्वरक में शामिल हैं। और इस्पात में अगर बात करें तो मिश्र धातु और गैर मिश्र धातु से जो बने हुए हैं। सीमेंट, आप सभी को पता है सीमेंट क्या। और बिजली उत्पादन में इसमें एक नया भी जुड़ गया है जो नवीकरणीय स्रोत है, जिसे आप सोलर पैनल के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इन 8 उद्योगों का औद्योगिकरण उत्पादन सूचकांक में 38% योगदान है। ठीक, और इसमें जो शामिल नहीं है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो आपको बता दें सोनार का यूज जो है वो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, यानी कि नेवी के द्वारा किया जाता है। जो समुद्र में जहाज वगैरह चला रहे होते हैं, पनडुब्बी लेकर जाते हैं, वो किसी चट्टान से न टकरा जाए, समुद्र की गहराई क्या है, पनडुब्बी तथा डूबे ना, ये इसकी जानकारी जो है ये सोनार से प्राप्त करते हैं। सोनार से एक बार क्वेश्चन आया था सोनार, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए नाविकों द्वारा जो है, नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव से चलता है, यानी कि यहाँ से एक जहाज से एक तरंग छोड़ी जाती है जो नीचे टकरा के ऊपर आती है, इसी को अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। और इसी के स्पीड से पता लगा लिया जाता है कि पानी कितना गहरा है, समुद्र कितना गहरा है, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई चट्टान तो नहीं है, इसी से पता लगा लिया जाता है। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक है। ठीक है, सोनार की एक खासियत है, अभी वर्तमान में इसके बारे में पता चला कि जो सोनार है ये डॉल्फिन जैसे, जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मछली है, आप सभी को पता है, भारत का नेशनल इक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है। इसके ई लोकेशन का भी नकल करता है सोनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक
ग्लूटामिक अम्ल, अमीनो अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो सारे विटामिन ए से लेके विटामिन ए बी सी डी ई और उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसके पहले का वीडियो आप देखिए। मैं एक बार फिर से आपको ही बता देती हूँ। चलिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो साइट्रिक एसिड है या सिट्रिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसका रासायनिक नाम नहीं है, सिंपल सी ये नहीं है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, सॉरी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये खट्टे फलों से हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, ठीक। बाकी बात करें सिट्रिक एसिड की, तो ये एक प्रकार का अम्ल है जो मोनोहाइड्रोक्सिक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू जैसे नींबू वगैरह में, या अचार मुरब्बा आदि के परीक्षण में भी प्रयुक्त होता है। बाकी अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा विटामिन, इसको आप याद कर सकते हैं कीड़ा के माध्यम से, KEDA, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी को थायमीन के नाम से, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन के को फाइलोक्विनॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, विटामिन के को फाइलोक्विनॉन। बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी अपने आप में एक विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन, आप एक कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, ठीक है। B1 को थायमीन, अभी आगे का भी मैं एक बार रिवीजन कर दूंगी, लिख लीजिए इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 एग्जाम, मतलब अभी तक जितना हम लोग 2-3 सेट, चार, आज 5वां सेट डिस्कस कर रहे हैं, 3 सेट में तो कम से कम विटामिन का रासायनिक नाम देखने को मिला है, ठीक है। विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन, विटामिन B3 को नियासिन या फिर इसी को निकोटीनामाइड कहा जाता है, विटामिन B5 को पेंटोथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, ठीक। ये बी कॉम्प्लेक्स का हो गया। विटामिन बी ए को मतलब ए को रेटिनॉल, बी को केवल बी अगर दे दे तो थायमीन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन डी में भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक आर्गो कैल्सीफेरॉल, एक कैलियो कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन से अगर कोई भी रासायनिक नाम पूछेगा, बस यहीं से पूछेगा। विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामिन, ये 12 तक हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद बात करें विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फाइलोक्विनोन। ये विटामिन से और उनके रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी साइंस के क्वेश्चन हमारे द्वारा इसी चैनल पे करवाया जा रहा है, आप उन्हें भी देखिए। इसी तरह से एक एक ऑप्शन का अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने साइंस को डिस्कस करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, प्रवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा या अपवर्तन द्वारा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकीर्णन द्वारा। हाँ, यहाँ पे ये था, ये क्या कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड और अमीनो एसिड। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ये अमीनो एसिड का ही एक भाग है। आप सभी को पता है 20 अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड ये शरीर द्वारा ही बनता है, इसलिए ये नॉन इसेंशियल की श्रेणी में आता है, ठीक है। और बाकी कमरे में सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, तो प्रकीर्णन द्वारा आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक। जैसे प्रकाश आया, ये मान लीजिए आपके घर में एक खिड़की लगी हुई है, एक जंगला लगा हुआ है, यहाँ से सूर्य जो है निकला और इसका प्रकाश इस तरह से आ रहा, यहाँ से जो है ये प्रकाश पूरे घर में फैल गया।
तो ये क्या कहलाता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सबसे उत्तम चालक पूछा है। प्रकीर्णन, शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक। तो देखिए बिजली जो है ना, वो इसमें से सबसे उच्चतम चालक समुद्री जल दिया है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल खारा होता है और नमक में ना बिजली बहुत तेज प्रवाहित होती है, तो इसलिए यहाँ पे समुद्री जल दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण पाया जाता है, यानी कि इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। ये जल को आयनीकृत कर देती है। ठीक है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है और इससे बिजली बहुत तेजी से इसमें कार्य करने लगती है। बाकी शुद्ध जल में बिजली नहीं प्रवाहित होती। लोग कहते हैं ना पानी गिर गया, तो पानी अगर शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, तो उसमें बिजली कभी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, कभी आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसी बिजली में, इसी पानी में अगर नमक की मात्रा है, इम्प्योर वाटर है, तो जो है इसमें लग जाता है। सूखी लकड़ी में बिजली नहीं जाती है। लकड़ी अगर गीली हुई तो बिजली कार्य करती है। प्लास्टिक में भी लकड़ी संचालित नहीं होती। ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, ये सुचालक है। ठीक है, और बिजली का सबसे उच्चतम सुचालक अगर पूछ ले तो चांदी है। चांदी बिजली का सबसे उच्चतम सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी मैथ का क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में पढ़ दे रही हूँ। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद रहा है, 11 में 10 सेब बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कि उसकी जो सीपी है वो 11 है और 10 रुपये में 11 सेब खरीद रहा है, तो 10/11 कर दीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस जो है आपको 10/11, तो SP 10 और 11/10, तो दोनों को अगर ऐसे निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे निकल के आया है। रुक जाइए, मैं छोटा, मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है। मैथ जो है ना आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो आप PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A 21। अगर मैं इसको सॉल्व भी कराने बैठ गई ना तो गलती होने वाला है मुझसे, और फिर आप लोग बाद में कमेंट करेंगे कि आपने मैथ का क्वेश्चन गलत करा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते, एक वृत्त यहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तब इस पे उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाएं 4, जब वृत्त एक दूसरे को नहीं काटे, 4। लेकिन ऑप्शन में आपको 4 नहीं दिया, दिया तो है ऑप्शन C 4 होगी, सॉरी 4 होगी, 4 होगी। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक, 1 2 1 2, एक ये हो गया, 1 2 3 4, शायद इन्हीं 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 की बात की जा रही है, तो ये 4 हो जाएगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 5,000 का 10% का 20% कितना होगा? 5,000 के 10% का, 5,000 के 10%, 5,000 है, इसको तो मैं निकाल लूँगी, ये तो आता है। 5,000 का 10% निकालने के लिए 10/100 कर दीजिए, और इसका 10% निकालने, इसका 20% निकालने के लिए 20/100 कर दीजिए। इसको जब आप काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और फिर यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये 50 बचा और 2 बटा, तो 50 × 2 अगर आप कर देंगे तो आपका 100 निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सॉल्व करा दिया। बाकी मैथ के मामले में मैं बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हूँ। मैथ का क्वेश्चन आप लोग PDF से सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ आपका 3 क्वेश्चन मैथ का हर एग्जाम में अभी तक देखने को मिला है। हो सकता है इस बार संख्या बढ़ा दे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक दिया रहता है, लेकिन अभी तक 3 क्वेश्चन ही देखने को मिला है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं GS GK में। तो मैं जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे GIC का ही पेपर है, जो आया था 2012 का। ठीक है, 2012 का। तो उसको पाने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। उन्हें बता दीजिए हमारी मेहनत के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो करते जाया करिए। बहुत मेहनत से ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अरेंज की जाती हैं, तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है बॉस, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।